हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई काफी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की यूनिट नंबर 5 को। इस वीडियो में हम यूनिट नंबर 5 को कंप्लीट देखेंगे एज पर द AK2 लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग। यूनिट 5 में हम काफी चीजें पढ़ेंगे। NLP के बारे में पढ़ेंगे, रोबोटिक्स के बारे में पढ़ेंगे और एजेंट के बारे में काफी अच्छे से पढ़ेंगे। ऑलरेडी यूनिट 1 से यूनिट 4 तक हम कवर कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे अभी यूनिट 1 से यूनिट 4 तक के लेक्चर्स, तो सबसे पहले आप उनको कंप्लीट कीजिए, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे टॉपिक है जो कोरिलेट करते हैं। तो अगर आप स्किप करके देखोगे तो आपको इतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। तो चलिए बिना देरी किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट, बढ़ते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ। हमारा जो पहला टॉपिक है यूनिट नंबर 5 का, वो है हमारा व्हाट इज NLP। अब बेसिकली NLP होता क्या है? NLP स्टैंड फॉर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ये तो सबको पता है। NLP बेसिकली हम दो टाइप से कर सकते हैं, दो टाइप से यूज़ कर सकते हैं। एक टाइप होता है कि हम मशीन लर्निंग का यूज़ के उसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरा होता है हमारा डीप लर्निंग का यूज़ करके हम NLP का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अब NLP की जो फुल फॉर्म है वो है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। इसका मतलब ही क्या है कि ये क्या करता है, हमारी जो नेचुरल लैंग्वेज होती है उनको क्या करता है, प्रोसेस करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपका गूगल ट्रांसलेटर है, या आप अगर आप गूगल पे सर्च करते हो कि व्हाट इज़ द वेदर टुडे, तो वो क्या देता है, आपको बता देता है कि हाँ आज का वेदर ये है। तो उसने कैसे समझा? क्योंकि कंप्यूटर्स, आपके सॉफ्टवेयर्स क्या समझते हैं, बाइनरी समझते हैं। बट आप तो इंग्लिश में लिख रहे हो, कुछ लोग हिंदी में लिखते हैं, कुछ लोग स्पेनिश में लिखते हैं, कुछ टर्किश में लिखते हैं। तो सबकी डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। तो वो किस तरीके से प्रोसेस कर पा रहा है? बाय यूजिंग द NLP क्या कर रहा है, जो आपकी नेचुरल लैंग्वेज है उनको क्या कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है। जैसे कि हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई, क्योंकि काफ़ी एक टाइम पे ऐसा आ गया था कि भाई हमारे पास इतनी सारी लैंग्वेजेस हो रही थी, तो हमें एक ऐसा कॉन्सेप्ट चाहिए था जो नेचुरल लैंग्वेज को प्रोसेस कर सके, जो कंप्यूटर्स को बता सके कि हाँ ये जो लिखा है इसका मीनिंग ये है। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि इतनी सारी डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस हो गई, तो लोग अपने अपने लैंग्वेज में बात करता है। हम लोगों को हिंदी आती है, हम हिंदी में करते हैं, किसी को इंग्लिश आती है, वो इंग्लिश में करता है। डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स की डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। तो वहाँ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई। तो वहाँ हमारा कॉन्सेप्ट आता है NLP का, जो क्या करता है, हमारे नेचुरल लैंग्वेज को प्रोसेसिंग करता है। क्लियर है? चैट जीपीटी से आप कुछ भी पूछते हो, प्रॉम्प्ट जब आप डालते हो, तो आप लोग कुछ हिंदी में डालते हैं, कुछ इंग्लिश में डालते हैं, कुछ स्पेनिश में डालते हैं, कुछ टर्किश में डालते हैं, क्या डिफरेंट डिफरेंट। बट AI चैट जीपीटी समझ रहा है ना कि आप लोग क्या बोल रहे हो। चैट जीपीटी आपको आपकी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आंसर दे रहा है कि नहीं दे रहा। तो वो क्या यूज कर रहा है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का यूज कर रहा है। क्लियर है आपको? आई होप आपको समझ आ गया होगा कि हमारा NLP होता क्या है। NLP is a part of artificial intelligence that help computer understand, read, write and talk like humans। मैंने आपको बताया कि NLP एक ऐसा पार्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जो कंप्यूटर्स को ये बताता है कि जो इंग्लिश, हिंदी, कोई भी XYZ, कोई भी लैंग्वेज में जो लिख रहा है यूज़र, उसका मतलब क्या है, वो क्या लिख रहा है, वो क्या बोल रहा है। क्लियर है? NLP अलाउ मशीन टू प्रोसेस ह्यूमन लैंग्वेज। NLP अलाउ करता है कि जो ह्यूमंस की लैंग्वेज है उसको मशीन प्रोसेस कर सके, क्योंकि मशीन हमारी लैंग्वेज को तो प्रोसेस नहीं कर सकती। मशीन तो सिर्फ एक लैंग्वेज जानती है, जो कि हमारा बाइनरी, उसको ही वो प्रोसेस करती है। बट NLP की हेल्प से वो क्या हमारी इंग्लिश को, हिंदी को, सभी लैंग्वेजेस को क्या कर रही है, प्रोसेस कर रही है। क्लियर है आपको? नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, NLP इज अ ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस दैट हेल्प मशीन अंडरस्टैंड एंड प्रोसेस ह्यूमन लैंग्वेज। वही लिखा हुआ है कि NLP हमारी कंप्यूटर साइंस की वो ब्रांच है जो हेल्प करती है मशीन्स को, कि जो यूजर लिख रहा है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए। क्लियर है? एग्जाम्पल के लिए सीरी हो गया, गूगल असिस्टेंट हो गया, चैट जीपीटी हो गया आपका। ये सब क्या है, ये सब क्या यूज कर रहे हैं, ये सब यूज कर रहे हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का। क्लियर है आपको? चलिए तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा मशीन ट्रांसलेशन। मशीन ट्रांसलेशन का मतलब ही क्या है, इसमें सबसे पहले आपको दो चीज़ें पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक टेक्स्ट है जो कि हिंदी में लिखा हुआ है। ठीक है, मेरे पास एक टेक्स्ट है जो हिंदी में लिखा हुआ है, मुझे इसको क्या करना है, ट्रांसलेट करना है या कन्वर्ट करना है इंग्लिश लैंग्वेज में, जैसे कि आप लोग करते हो। गूगल ट्रांसलेटर क्या करता है, आप हिंदी में लिखते हो, वो इंग्लिश में आपको बता देता है कि हाँ भाई जो आपने हिंदी में लिखा उसका इंग्लिश में ये मीनिंग है। बट इसकी खास बात क्या होती है,
कि वो जो आपका मीनिंग है उसको चेंज नहीं करता। अगर आपने हेलो लिखा या कुछ भी एक्स वाई जेड, लाइक मैंने लिखा मेरा नाम अरीशा है, तो इसने क्या बताया कि योर नेम इज अरीशा या माई सेल्फ अरीशा। वो बहुत सारी चीज़ें वो डिफरेंट डिफरेंट आपको बताता है कि हाँ इसका मतलब ये है। इंग्लिश में आप इस सेंटेंस को इस तरीके से लिख सकते हो, बट मीनिंग चेंज नहीं करता, मीनिंग वही रहता है। तो ये जो आप लिखते हो, जो आपकी जो यूजर देता है उसको बोलते हैं हम सोर्स लैंग्वेज, सोर्स टेक्स्ट, सोर्स टेक्स्ट। ठीक है, और जिसमें आपको कन्वर्ट करना होता है उसको बोलते हैं हम टारगेट टेक्स्ट। क्लियर है कि सोर्स टेक्स्ट क्या होता है, आपका टारगेट टेक्स्ट क्या होता है। और बेस्ट एग्जांपल है इसका गूगल ट्रांसलेटर, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो आपको ट्रांसलेट करके बताता है कि हाँ भाई ये चीज़ ये है। तो ये होता है हमारा मशीन ट्रांसलेशन। क्लियर है, आप देख लेते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। मशीन ट्रांसलेशन इज द प्रोसेस बाय विच अ कंप्यूटर सिस्टम ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट टेक्स्ट और स्पीच फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर। मैंने आपको बताया कि मशीन ट्रांसलेशन एक ऐसा प्रोसेस है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो क्या करता है, एक टेक्स्ट को दूसरे टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है। बट टेक्स्ट को टेक्स्ट में नहीं, लैंग्वेजेस में। आप हिंदी में लिख रहे हो तो इंग्लिश में, आप इंग्लिश में लिख रहे हो तो स्पेनिश में, टर्किश में, किसी भी लैंग्वेज में वो क्या कर देता है, आपको ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट कर देता है। तो वहाँ क्या यूज़ करना है, आप मशीन ट्रांसलेशन का यूज़ कर रहे हैं। क्लियर है, मशीन ट्रांसलेशन अभी काफ़ी सारे अभी हम पढ़ेंगे आगे। तो मशीन ट्रांसलेशन हम किसके अंदर यूज करते हैं, गूगल ट्रांसलेटर के अंदर, जो हमें क्या करता है, एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके हमें बता देता है। क्लियर है, इसका बेसिकली गोल क्या है। द गोल इज टू हेल्प ह्यूमन ओवरकम लैंग्वेज बैरियर यूजिंग सॉफ्टवेयर। क्योंकि ह्यूमंस के बीच में, मशीन्स के बीच में एक लैंग्वेज का बैरियर है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि मशीन बाइनरी समझती है, बट जो हमारे ह्यूमंस हैं उनको हिंदी समझता है, कोई इंग्लिश, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस है। तो वहाँ का एक बैरियर था कि भाई समझ नहीं पा रहे थे, कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा था। बट मशीन ट्रांसलेशन की हेल्प से हम क्या कर गए, उस बैरियर को हमने क्या किया, ओवरकम किया, और उस बैरियर को बहुत हद तक आज के टाइम पे हम रिड्यूस कर चुके हैं। क्लियर है आपको कि मशीन ट्रांसलेशन हमारा होता क्या है। अब देख लेते हैं कि मशीन ट्रांसलेशन हमारा किस तरीके से काम करता है। इसके अंदर सेवरल स्टेजेस होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, हमारा इनपुट लैंग्वेज, जिसको हम बोलते हैं सोर्स टेक्स्ट। जैसे मैंने आपको बताया कि हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, तो हिंदी क्या हो गया आपका इनपुट लैंग्वेज। क्लियर है, प्री प्रोसेसिंग का मतलब क्या है, जो सिस्टम ब्रेक डाउन द टेक्स्ट इनटू स्मॉलर यूनिट लाइक सेंटेंसेस और वर्ड। प्री प्रोसेसिंग का मतलब क्या है कि मुझे टेक्स्ट मिला, लाइक फॉर एग्जाम्पल कि जो हमारा सोर्स टेक्स्ट है इसको हम बोलेंगे इनपुट, क्या बोलेंगे, इनपुट लैंग्वेज। अब मुझे इनपुट लैंग्वेज में मिला कि माई सेल्फ अरीशा। ठीक है, ये मुझे क्या मिला, इनपुट टेक्स्ट मिला। अब मुझे प्री प्रोसेसिंग में क्या करूंगी, सिंपल सिंपल जो भी हमारी पूरा एक सेंटेंस है इसको एक यूनिट सेंटेंस में कन्वर्ट कर दूंगी, इसको ब्रेक डाउन कर दूंगी। देन ब्रेक डाउन करके अब मुझे ये जो टेक्स्ट है इंग्लिश से, इसे किस में कन्वर्ट करना है, स्पेनिश में कन्वर्ट करना है। ठीक है, स्पेनिश में कन्वर्ट करना है, तो वो क्या करेगा, पहले इसको कन्वर्ट करेगा, देन इसको कन्वर्ट करेगा, देन एक प्रॉपर जो हमारा फाइनल सेंटेंस आएगा उसको देगा। क्लियर है आपको, प्री प्रोसेसिंग हमारा ये होता है। देन ट्रांसलेशन, आपको पता है कि इसके अंदर कुछ एल्गोरिथम्स का ये यूज करता है, जिसकी हेल्प से क्या करता है, सोर्स लैंग्वेज को टारगेट लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट आपका पोस्ट प्रोसेसिंग, जब आपको कन्वर्ट हो गया स्पेनिश में माई सेल्फ अरीशा, तो वो क्या करेगा, उसको एक बार चेक करेगा कि भाई इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं है, स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं हो गई है, नहीं हुई है कुछ भी। पोस्ट प्रोसेसिंग के बाद जस्ट वो क्या कर देगा, आपको आउटपुट प्रोड्यूस करके दे देगा कि भाई जो आपने लिखा है वो उसका स्पेनिश में आप इस तरीके से उसको लिखेंगे। क्लियर है, तो इस तरीके से ये हमारा पूरा वर्किंग होता है मशीन ट्रांसलेशन का। अब नेक्स्ट है आपका टाइप ऑफ मशीन ट्रांसलेशन। काफ़ी सारे मशीन ट्रांसलेशन होते हैं, तो भाई देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला होता है रूल बेस्ड मशीन ट्रांसलेशन। रूल बेस्ड मशीन ट्रांसलेशन एज द नेम सजेस्ट, हम इसमें क्या यूज़ करते हैं, कुछ प्री डिफाइंड रूल्स होते हैं, हम उनको यूज़ करते हैं एट द टाइम ऑफ ट्रांसलेशन। जब हम एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में अपने टेक्स्ट को कन्वर्ट करते हैं या ट्रांसलेट करते हैं, तो उसमें कुछ प्री डिफाइंड रूल्स होते हैं जो ऑटोमेटिकली चेक करते रहते हैं, और उनकी हेल्प से ही हम क्या करते हैं, सोर्स लैंग्वेज को अपना टारगेट लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देते हैं। क्लियर है आपको, अब देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। इन रूल बेस्ड मशीन ट्रांसलेशन द सिस्टम रिलाइज ऑन मैन्युअली क्रिएटेड लिंग्विस्टिक रूल्स दैट डिस्क्राइब द ग्रामर, सिंटेक्स, वोकैबुलरी ऑफ द सोर्स एंड टारगेट लैंग्वेज। रूल बेस्ड मशीन ट्रांसलेशन क्या है, एक ऐसा सिस्टम है जो अब मैन्युअली क्रिएट किया गया है। मैनुअली यानी हम लोगों ने खुद से मैनुअली क्रिएट किया, उसके अंदर हमने खुद से ही कुछ रूल्स डाले, ग्रामर के रूल्स हो गए, सिंटेक्स हो गया, वोकैबुलरी हो गया, ये सब चीज़ें हमने खुद मैनुअली उसको दी हैं। वो उनके बेस पे ही क्या करता है, सोर्स लैंग्वेज को टारगेट लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। क्लियर है,
These rules help the system make translation डिसीजन बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंसेस। जो हमारा ये रूल बेस्ड है, ये क्या करता है, जो भी हमारे प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर्स हैं, प्री डिफाइंड रूल्स हैं, उनके बेस पे ही वो क्या करता है, डिसीजन लेता है और उनके बेस पे ही वो ट्रांसलेशन अपना परफॉर्म करता है। क्लियर है, ये होता है हमारा रूल बेस्ड ट्रांसलेशन। अब ये किस तरीके से काम करता है वो देख लेते हैं। यूजेज अ डिक्शनरी टू मैच वर्ड बिटवीन लैंग्वेजेस। ये क्या करता है, एक डिक्शनरी टाइप होता है, वो उसका यूज करता है जिसकी हेल्प से वो क्या करता है, वर्ड को मैच करता है। वर्ड को देखता है कि हेलो, हेलो का वो देखेगा कि भाई टर्किश में क्या बोलते हैं, ठीक है, तो वो डिक्शनरी के अंदर चेक करेगा कि ये इंग्लिश में हेलो वर्ड है, इसका मतलब इसको स्पेनिश में हम ये बोलते हैं, इसको टर्किश में हम ये बोलते हैं, सबसे पहला। देन क्या करेगा, फॉलो ग्रामर रूल फॉर बोथ लैंग्वेज। चाहे आप वो सोर्स लैंग्वेज हो चाहे वो टारगेट लैंग्वेज हो, उसके लिए जो भी प्री डिफाइंड रूल्स हैं वो क्या करेगा, उनको फॉलो करेगा। ब्रेक डाउन अ सेंटेंस, अप्लाई रूल एंड बिल्ड द ट्रांसलेशन। जैसे मैंने आपको बताया, जो भी सेंटेंस है उसको ब्रेक डाउन करेगा छोटे छोटे पार्ट्स में, देन उनको ट्रांसलेट करना स्टार्ट कर देगा। ट्रांसलेट करके हमें वो वर्ड मिल जाएगा कि हाँ भाई, इसका मीन, इस वर्ड को हम इंग्लिश में तो ये बोलते हैं, हिंदी में ये बोलते हैं, या किसी और लैंग्वेज में ये बोलते हैं। क्लियर है आपको? नेक्स्ट है आपका स्टैटिस्टिकल मशीन ट्रांसलेशन। स्टैटिस्टिकल मशीन ट्रांसलेशन क्या है, इसके अंदर हम टीच करते हैं, ऐसा जिसे बोलते हैं ना कि टीच करता है। अब यहाँ हम बता रहे हैं, बट यहाँ स्टैटिस्टिकल मशीन ट्रांसलेशन के अंदर हम टीच वगैरह नहीं करते, हम इसमें कोई मैनुअली काम नहीं करते। ये क्या करता है, हम इसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स देते हैं जिसकी हेल्प से ये क्या करता है, उनको ट्रांसलेट करता है, ये अंडरस्टैंड कर पाता है कि हाँ भाई, उनके बीच में पैटर्न्स को फाइंड करके वो पता लगा, लाइक उसको एक्सपीरियंस हो जाता है कि हाँ, मुझे इस तरीके से सोर्स लैंग्वेज को टारगेट लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है। क्लियर है? यानी वो अपने एक्सपीरियंस से पे बात करता है, वो खुद से बहुत सारे एग्जाम्पल उसको दो, वो खुद से स्टैटिस्टिकल एनालाइज करेगा, उसके बाद देन वो कन्वर्जन या ट्रांसलेशन स्टार्ट करता है। क्लियर है? दिस मेथड लर्न हाउ टू ट्रांसलेट बाय लुकिंग एट टोन्स ऑफ टेक्स्ट इन टू लैंग्वेज एंड फाइंडिंग पैटर्न। जैसे मैंने आपको बताया, ये क्या करता है, ये ऐसा नहीं है कि हम इसे को टीच कर रहे हैं मैनुअली, ये खुद से हम इसे बहुत सारे एग्जाम्पल देते हैं, उनके ऊपर वर्कआउट करके खुद से पता लगाता है कि हाँ भाई, इस वर्ड का मीनिंग इंग्लिश में इसको हम ये बोलते हैं और हिंदी में उसको ये बोलते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है हाउ इट्स वर्क। अब देख लेते हैं किस तरीके से काम करता है। ट्रेन ऑन टेक्स्ट दैट हैव द सेम कंटेंट इन बोथ लैंग्वेज। सबसे पहले वही ट्रेन करते हैं। भाई, उसको ट्रेन करने के लिए आपको कुछ देना तो पड़ेगा, ठीक है, जो मैं बोल रही हूँ कि बहुत सारे एग्जाम्पल्स देते हैं, सबसे पहले हम वो देते हैं। मैच वर्ड एंड फ्रेजेस यूजिंग प्रोबेबिलिटीज। ये क्या करता है, प्रोबेबिलिटीज का यूज करता है कि हाँ भाई, क्योंकि यहाँ ये डिक्शनरी वगैरह का यूज नहीं कर रहा, प्रॉपर नहीं सोच पा रहा है, प्रॉपर नहीं बता पा रहा है, बट ये प्रोबेबिलिटी का यूज करता है जिसकी हेल्प से ट्रांसलेशन करता है कि भाई हेलो तो इंग्लिश में हो गया, अब इसको हम होला भी बोलते हैं। क्लियर है? किसी और लैंग्वेज में। ठीक है, अब आपको पता है कि होला किस में बोलते हैं, तो आप कमेंट में बताओ कि होला हम किस लैंग्वेज में हेलो को बोलते हैं। क्लियर है? देन क्या करता है, पिक द मोस्ट लाइकली ट्रांसलेशन बेस्ड ऑन पैटर्न। पैटर्न के अकॉर्डिंग जो भी उसको ट्रांसलेशन मिलेगा कि हाँ भाई, ये वर्ड का सबसे नजदीक या सबसे बेस्ट ये है, तो वो उसको दे देगा। क्लियर है? तो ये करता है स्टैटिस्टिकल मशीन ट्रांसलेशन। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट आपका न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन। आपने यूनिट 4 में न्यूरल नेटवर्क पढ़ा था ना, हमने पढ़ा था कि न्यूरल नेटवर्क डायरेक्टली जो बना हुआ है वो ह्यूमन ब्रेन से इंस्पायर्ड होकर बना हुआ है, यही तो हमने पढ़ा था। तो वही न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन होता है। ये बहुत ज़्यादा फास्ट, बहुत ज़्यादा लेटेस्ट वर्जन है जो हमारे ह्यूमन ब्रेन की तरह काम करता है। ठीक है, दिस इज द लेटेस्ट एंड स्मार्टेस्ट मेथड यूजिंग AI ब्रेन टू ट्रांसलेट टेक्स्ट नेचुरली, दैट्स इट्स व्हाट पावरफुल टूल। ये क्या है, ये लेटेस्ट और स्मार्टेस्ट मेथड है जो क्या यूज़ करता है, जो बहुत नेचुरली टेक्स्ट को कन्वर्ट कर देता है। वो तो स्टैटिस्टिकली देख चेक कर रहा है, मैथमेटिकली वो चेक कर रहा है, प्रोबेबिलिटी का यूज़ कर रहा है, एक को हम मैनुअली बता पा रहे हैं। बट जो नेचुरल मशीन ट्रांसलेशन है, ये क्या है, बिल्कुल ह्यूमन ब्रेन की तरह काम करता है, बिल्कुल नेचुरली काम करता है। जैसे कि गूगल ट्रांसलेटर हो गया, तो गूगल ट्रांसलेटर को आप ऐसे ही मत समझो, गूगल ट्रांसलेटर नेचुरल मशीन ट्रांसलेशन का यूज़ करता है जिसकी हेल्प से वो नेचुरली हमें आंसर दे पाता है, बता पाते हैं कि हाँ भाई ये चीज़ ये है, हिंदी को इंग्लिश में, इंग्लिश को किसी और लैंग्वेज में वो कन्वर्ट कर पाता है बहुत ईजीली। आप देखते हो, अभी आप लिखो सेकेंड, लाइक सेकेंड, बहुत कितना कम टाइम लगता है, नैनो सेकेंड से, मुझे पता नहीं कितने नैनो सेकेंड के भी कितने पार्ट में वो कन्वर्ट करके हमें बहुत फास्टली दे देता है। क्लियर है? किस तरीके से काम करता है, वही है कि यूज़ करता है डीप लर्निंग का अंडरस्टैंड करने के लिए सेंटेंसेस, पैराग्राफ को। ये कभी भी ऐसा नहीं कि सिंगल लाइन में या
या जस्ट कि सिंगल लाइन में हमने अभी देखा ना कि पार्ट में वो ब्रेक कर करके कर रहा है, ये ऐसा कुछ नहीं करता। ये डीप लर्निंग का यूज करके जो बड़े बड़े सेंटेंसेस होते हैं, बड़े बड़े पैराग्राफ होते हैं, उनको भी कन्वर्ट कर पाता है बहुत इजीली। लर्न डायरेक्टली फ्रॉम ह्यूज अमाउंट ऑफ टेक्स्ट टू मैप वन लैंग्वेज टू अनदर। ये किससे लर्न करता है? जो हमारे पास अल्टीमेटली जो एक्सट्रीम लेवल पे जो हमें डेटा प्रोवाइडेड है ना, उससे वो लर्न करता है कि हाँ भाई इंग्लिश में इसको ये बोलता है, हिंदी में इसको ये बोलता है, उनको मैप करता है। पे अटेंशन टू कॉन्टेक्स्ट और ट्रांसलेशन साउंड मोर ह्यूमन लाइक। आपको पता है कि बहुत लाइक ऐसे करता है कि हमें लगता है कि जैसे अगर फॉर एग्जांपल कि मुझे अगर इंग्लिश में नहीं आती है तो हम क्या करेंगे, गूगल ट्रांसलेटर खोलते हैं, उसमें लिख दूंगी कि भाई हाँ मुझे ये चीज़ें, वो मुझे इंग्लिश में कन्वर्ट करके दे देगा। देन मुझे अगर किसी को मैसेज या मेल करना होगा तो हम बहुत इजीली कर पाते हैं। बट वो क्या है, गूगल ट्रांसलेटर बता नहीं पाएंगे कि ये आपने गूगल ट्रांसलेटर का यूज़ किया। वो इतना नेचुरली आपको आंसर देता है, इतना नेचुरली कन्वर्जन करके देता है कि वो ऐसा लगता है कि भाई हाँ आपने ही किया है, आपने अपने ब्रेन से ही किया है। क्लियर है आपको? फोर्थ है आपका हाइब्रिड मशीन ट्रांसलेशन। हाइब्रिड का मतलब क्या होता है? कॉम्बिनेशन, एक से ज़्यादा चीज़ को मिला मिला दें तो हाइब्रिड, इसी तो होता है। हाइब्रिड देखते हो आप, हाइब्रिड सब्जी वगैरह से बोलते हैं, ठीक है। तो हाइब्रिड मशीन ट्रांसलेशन क्या है? इसके ये दो मशीन ट्रांसलेशन का कॉम्बिनेशन है जिसके रूल बेस्ड और स्टैटिकल मेथड्स के जो भी बेस्ट कंपोनेंट थे, बेस्ट एडवांटेजेस से हमने उन्हें क्या कर दिया, एक जगह कंबाइन कर दिया है और एक नया मशीन ट्रांसलेशन बोला है जिसको हम बोलते हैं हाइब्रिड मशीन ट्रांसलेशन। ये क्या करता है, ये रूल और ग्रामर, जो भी रूल बेस्ड के ग्रामेटिकल रूल्स वगैरह है, प्री डिफाइंड जो मैनुअली रूल्स है उनका भी यूज़ करता है, और स्टैटिस्टिकल के बेस पे जो हमें लॉट्स ऑफ डेटा एग्जांपल्स मिलते हैं उनके बेस पे वो लर्न भी करता है और बहुत इजीली सोर्स टेक्स्ट को टारगेट टेक्स्ट में वो कन्वर्ट कर देता है। क्लियर है? ये होता है हमारा हाइब्रिड मशीन ट्रांसलेशन, वही यही इसकी वर्किंग में लिखा हुआ है। क्लियर है? आपको समझ आया कि मशीन ट्रांसलेशन क्या होता है और कितने टाइप के मशीन ट्रांसलेशन हमारे होते हैं। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि हमारा इंफॉर्मेशन रिट्रीवल। इंफॉर्मेशन रिट्रीवल का मतलब क्या है कि इंफॉर्मेशन को हम रिट्रीव कर रहे हैं, वही है सिंपल, ठीक है। इंफॉर्मेशन रिट्रीवल इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग रेलेवेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। हमारे पास आजकल बहुत डेटा है, बहुत एक्सट्रीम लेवल पर डेटा है, तो उस डेटा में से आपको यूजफुल इंफॉर्मेशन या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट करने को हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को इंफॉर्मेशन रिट्रीवल। की इंफॉर्मेशन को आप क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। क्लियर है? ये किस तरीके से काम करता है वो देख लेते हैं। सबसे पहले सर्च क्वेरी। सर्च क्वेरी जो भी आपके सर्च इंजन होते हैं, जैसे कि गूगल हो गया, बिंग हो गया, याहू हो गया, ये सब क्या है, आपके सर्च इंजन है जिनका आप यूज़ करते हो सर्च करने के लिए। तो सबसे पहले आप कोई भी सर्च इंजन का यूज़ करके अपनी क्वेरी को एंटर करोगे कि हाँ मुझे ये क्वेरी है, मुझे इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए। देन सर्चिंग द डेटाबेस, जो आपका सर्च इंजन है उसके पीछे का जो भी काम है वर्किंग वो स्टार्ट हो जाता है, वो डेटाबेस से डेटा को कलेक्ट करना स्टार्ट कर देता है कि हाँ भाई इसके जो इसने लिखा है व्हाट इज ए, इसका बेस्ट आंसर यहाँ मुझे यहाँ मिलेगा, यहाँ पे भी मिलेगा। तो वो आपको डेटाबेस से जो भी डेटा होता है उसको ला के दिखा देता है। देन रैंकिंग रिजल्ट। अब ऐसे नहीं कि जो भी डेटा मिला उसको ऐसी सारा एक साथ दिखा दे, वो क्या कहता है रैंक। आप देखते हो कि आजकल जो भी मेरी बेस्ट वेबसाइट होते हैं वो हमें ऊपर ही मिल जाते हैं, उनकी रैंकिंग के अकॉर्डिंग वो हमें गूगल पे हमें मिलती है ना। इसी तरीके से ये क्या करता है, जो भी कंसीडर, जो भी रैंकिंग के कंसीडर फैक्टर्स होते हैं उनको चेक करता है और उनके अकॉर्डिंग आपको सबसे बेस्ट, फिर उससे थोड़ा कम बेस्ट, फिर वर्स्ट, इस तरीके से आपको दिखाता है कि हाँ भाई ये सबसे बेस्ट वेबसाइट है, उससे कम बेस्ट ये है, उससे कम बेस्ट ये है। तो रैंकिंग के अकॉर्डिंग जो भी आपकी क्वेरी है उससे रिलेटेड जो भी डेटा है वो आपको रैंकिंग के अकॉर्डिंग दिखा देता है। देन आपको डिस्प्ले कर देता है जिसकी हेल्प से आप क्या कर पाते हो, अपने क्वेरी को रिजॉल्व कर पाते हो। इस तरीके से हमारा इंफॉर्मेशन रिट्रीवल आपका काम करता है। नेक्स्ट है आपका इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन का मतलब एक्सट्रैक्ट करना, निकालना, ठीक है। इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन इज द प्रोसेस ऑफ ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई एंड पुलिंग आउट पीस ऑफ यूजफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में से अगर आप इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन या यूजफुल इंफॉर्मेशन को पुल कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, फाइंड आउट कर रहे हैं या आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन। क्लियर है कि इंफॉर्मेशन रिट्रीवल एंड इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन हमारा होता क्या है, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि व्हाट इज रोबोटिक्स। अब रोबोटिक्स होता क्या है? रोबोटिक्स बेसिकली एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर हम रोबोट्स को बिल्ड करते हैं, रोबोट्स को ऑपरेट करते हैं, रोबोट को डिज़ाइन करते हैं, उनकी वर्किंग को बताते हैं कि रोबोट हमारा किस तरीके से वर्क करेगा, उसी को हम बोलते हैं रोबोटिक्स। क्लियर है आपको? तो रोबोटिक्स इज द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी दैट डिजाइन बिल्ड एंड ऑपरेट रोबोट्स। रोबोटिक्स क्या है? एक ऐसी फील्ड है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें हम रोबोट्स को डिज़ाइन करते हैं, उनको बिल्ड करते हैं और उनको ऑपरेट करते हैं। A robot is a machine capable for carrying out tasks automatically.
आपको पता है कि रोबोट एक तरीके से ह्यूमन की तरह काम करना चाहता है। रोबोट खुद से ही अपने डिसीजन लेता है, खुद से ही सराउंडिंग से एनवायरनमेंट के सराउंडिंग को खुद सेंस कर कर खुद ब खुद ऑटोमेटिकली टास्क को परफॉर्म करता है। इन एआई रोबोटिक्स इन्वॉल्व टीचिंग रोबोट टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, डिसाइड व्हाट डू प्लानिंग एंड मूव अकॉर्डिंगली। अब वो ऑटोमेटिकली टास्क करता है तो हमें उसे कुछ बताना पड़ेगा ना कि अगर ये चीज़ होती है तो आपको ये करना है, ये होगा तो ये करना है। ठीक है, तो वो चीज़ हमें क्या, वो चीज़ रोबोटिक्स के अंदर आती है। रोबोटिक्स के अंदर हम रोबोट्स को टीच करते हैं, रोबोट्स को सिखाते हैं कि आपको अगर वर्ल्ड के जो आपकी सराउंडिंग्स है उसके अंदर ये चीज़ हो रही है तो इस टाइम आपको ये करना है, ये हो रहा है तो ये करना है। क्लियर है? जैसे हम लोगों को सिखाया जाता है टीचिंग, जैसे हम लोग पढ़ते हैं स्टार्टिंग से, तो हम लोगों को भी सिखाया जाता है, इसी तरीके से रोबोट्स को भी हम सिखाते हैं, ट्रेन करते हैं, उनको सब चीज़ें समझाते हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड रोबोटिक्स। क्लियर है आपको कि रोबोटिक्स हमारा होता क्या है? अब नेक्स्ट है आपका व्हाट इज़ परसेप्शन। अब बेसिकली परसेप्शन होता क्या है? फॉर एग्जाम्पल कि हमारी आइज़ हम आँख से देख सकते हैं, ईयर से सुन सकते हैं, स्किन से टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो क्या होता है, हमारी ये सब चीज़ें ब्रेन के पास जाती हैं। ब्रेन क्या करता है, उनको इन्फॉर्मेशन को क्या करता है, प्रोसेस करता है और अंडरस्टैंड करता है कि मुझे क्या करना है। उसी को हम बोलते हैं परसेप्शन। इसी तरीके से रोबोटिक्स के अंदर भी हमें परसेप्शन की ज़रूरत पड़ती है कि भाई रोबोटिक्स को अगर कुछ रोबोट को कुछ चीज़ करनी है तो उसे पहले अपने सेंसर्स के थ्रू सेंस करना पड़ेगा कि हाँ ये चीज़ें हैं तो मुझे ये चीज़ परफॉर्म करनी है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हम ईयर से अगर कोई चीज़ सुनते हैं कि भई हाँ बहुत लाउड म्यूज़िक है तो हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, तो हमारा रिएक्शन क्या होता है, हम वहाँ से चले जाते हैं। इसी तरीके से हमारा क्या होता है, सेंसर्स लगे होते हैं रोबोट्स के अंदर, तो उसको भी ये चीज़ें अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मुझे अब क्या करना है। दैट इज कॉल्ड परसेप्शन। क्लियर है आपको? परसेप्शन इज हाउ अ रोबोट अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड इट यूजिंग इट्स सेंसर्स। परसेप्शन का मतलब यह है कि रोबोट अपने जो वर्ल्ड है उसके अराउंड सराउंडिंग्स है उनको समझे और अंडरस्टैंड करे कि मुझे क्या करना है, किसके थ्रू, अपने सेंसर्स के थ्रू। कैमरा हो गया, माइक्रोफोन्स हो गया, मल्टीपल सेंसर्स, बहुत सारे सेंसर्स लगे होते हैं रोबोट्स के अंदर, जिसकी हेल्प से वो क्या कर पाता है, अंडरस्टैंड कर पाता है चीज़ों को। क्लियर है? it's like it's like how humans use their ears, eyes to see hear what happening to their surrounding। जैसे मैंने आपको बताया कि humans क्या करते हैं, अपने eyes, nose, ear इन सब का यूज़ करके सराउंडिंग को सेंस करते हैं कि भाई क्या हो रहा है और क्या चल रहा है, क्या होने वाला है। तो इसी तरीके से रोबोट्स भी अपने परसेप्शंस के थ्रू, अपने सेंसर्स के थ्रू ये चीज़ करता है। क्लियर है आपको कि परसेप्शन हमारा क्या होता है? अभी किस तरीके से हमारा परसेप्शन काम करता है? सबसे पहले होता है सेंसर्स। रोबोट यूज सेंसर्स टू कलेक्ट डेटा अबाउट देयर एनवायरमेंट। एनवायरमेंट से सबसे पहले रोबोट क्या करता है, अपने डेटा को कलेक्ट करता है, किसके थ्रू? सेंसर्स के थ्रू। देन क्या करता है, सेंसर के थ्रू डेटा को कलेक्ट किया, देन हम उसको प्रोसेस करता है, डेटा को अंडरस्टैंड करता है कि भाई ये जो डेटा है उसमें लिखा हुआ क्या है, इस डेटा में है क्या, ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं, क्या चीज़ें हैं। तो दैट इज कॉल्ड प्रोसेसिंग डेटा। क्लियर है? अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है उसका? प्रोसेस करने के बाद अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। अब वर्ल्ड को अंडरस्टैंड करना कि हाँ भाई इस डेटा में ये है, अब मुझे ये चीज़ें परफॉर्म करनी है। क्लियर है? दैट इज ऑल अबाउट परसेप्शन। क्लियर है? परसेप्शन हमारा क्या होता है? तो इसके अंदर यही लिखा हुआ है, आफ्टर प्रोसेसिंग द रोबोट कैन क्रिएट अ मैप ऑफ इट सराउंडिंग और आइडेंटिफाई इंपॉर्टेंट थिंग लाइक डोर, पर्सन, टेबल। उसने डेटा को कलेक्ट किया कि हाँ मुझे यहाँ से यहाँ जाना है, उससे रिलेटेड डेटा, फिर उसने उसका एक मैप क्रिएट करा कि हाँ हम इस तरीके से जाएंगे, यहाँ यहाँ रेड लाइट है, यहाँ यहाँ जैब्रा क्रॉसिंग है, यहाँ यहाँ मुझे रुकना है। क्लियर है? तो ये सब चीज़ें हमारी होती हैं परसेप्शन के अंदर। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्लानिंग इन रोबोटिक्स। अब रोबोटिक्स के अंदर प्लानिंग का मतलब क्या है? नॉर्मली जैसे हम लोग प्लान करते हैं, अगर मुझे कोई चीज़ गोल को अचीव करना है तो प्रॉपर प्लानिंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो हम प्रॉपर प्लानिंग, स्ट्रैटेजी प्लानिंग बनाते हैं कि हाँ भाई मुझे ये करना है, वो करना है, इस तरीके से करना है, ये चीज़ें परफॉर्म करनी है, वही तो होती है प्लानिंग। इसी तरीके से जब रोबोटिक्स के यानी रोबोट्स को हम कोई भी टास्क या कोई भी गोल प्रोवाइड करते हैं कि हाँ ये गोल तुम्हें अचीव करना है, तो उस गोल के लिए वो क्या करता है, एक प्लान तैयार करता है, प्रॉपर रोड मैप तैयार करता है कि इस गोल को मैं किस तरीके से अचीव करूंगा। दैट इज प्लानिंग इन रोबोटिक्स। क्लियर है? प्लानिंग इज अ रोबोट्स एबिलिटी टू मेक डिसीजन अबाउट व्हाट एक्शन इट नीड टू टेक टू अचीव द गोल, कि उसको कौन कौन से एक्शन को परफॉर्म करना है उस गोल को अचीव करने के लिए। ठीक है? इट्स लाइक द रोबोट क्रिएट अ रोड मैप ऑफ स्टेप टू कंबाइन अ टास्क। ये क्या है, एक तरीके से रोड मैप की तरह है, जिसकी हेल्प से क्या करता है, रोबोट अपने काम को कंप्लीट करता है स्टेप बाय स्टेप। ठीक है? ये होता है हमारा प्लानिंग इन रोबोटिक्स। अब ये किस तरीके से काम करता है? सबसे पहला होता है गोल डेफिनेशन। सबसे पहले रोबोट को पता होना चाहिए कि उसका गोल है क्या। क्लियर है? देन फाइंड पाथ फाइंडिंग। अब उसको पता चल गया कि उसका गोल ये है, देन वो उससे रिलेटेड पाथ को, बेस्ट पाथ को फाइंड आउट करता है क्या, जिसकी हेल्प से वो ऑब्स्टिकल्स को, इन सब चीज़ों को क्या करता है, अवॉइड करता है, उन सब चीज़ों से बच सकता है। क्लियर है?
देन डिसीजन मेकिंग, अब रोबोट को पता चल गया, वो बेस्ट पाथ को चूज कर कर डिसीजन लेगा कि हाँ मुझे ये पाथ के थ्रू जाना है, और वो अपने गोल को अचीव कर लेगा। इस तरीके से हमारा रोबोटिक्स के अंदर रोबोट प्लान करता है। क्लियर है? अब नेक्स्ट है आपका मोशन एंड रोबोटिक्स। आपको पता है रोबोट एक ऐसा स्टैटिक तो चीज़ है नहीं कि भाई वो खड़ा रहता है। रोबोट क्या है? मूविंग। जैसे ह्यूमंस मूव कर सकते हैं, इसी तरीके से रोबोट्स भी क्या करता है? मूव करते हैं। तो वही होता है मोशन इन रोबोटिक्स। ये एक ऐसी ये रेफर करता है कि फिजिकली वो कितना टास्क को कंप्लीट करने के लिए कितना फिजिकली मूव कर सकता है, वो होता है मोशन इन रोबोटिक्स। क्लियर है? मोशन इन रोबोटिक्स रेफर्स टू हाउ अ रोबोट फिजिकली मूव टू कंप्लीट अ टास्क, कि किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए रोबोट फिजिकली कितना मूव कर सकता है, वो कहलाता है मोशन उसका। इट इंक्लूड कंट्रोलिंग इट्स जॉइंट। अब जो रोबोट्स होता है ऐसा तो है नहीं कि वो सिंगल ऐसी बना हुआ है कि सीधा है, उसके अंदर जॉइंट्स भी होते हैं, जैसे आर्म्स भी होते हैं, व्हील्स भी होते हैं, फुट भी होते हैं, सब चीज़ें होती हैं जैसे ह्यूमंस की तरह होते हैं, बट आर्टिफिशियल सब चीज़ें उसके पास प्रोवाइडेड होती है। तो उन सबको क्या करना, उन सबको लाइक कोऑर्डिनेशन बनाना, काम को परफॉर्म करना, कि वो मूव कर सके, वॉक कर सके, टॉक कर सके, वो सब चीज़ें आती हैं मोशन इन रोबोटिक्स के अंदर। क्लियर है? बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि आपका स्पीच रिकॉग्निशन। बेसिकली स्पीच रिकॉग्निशन का मतलब क्या है? स्पीच रिकॉग्निशन होता क्या है? किसी भी स्पीच को, के जैसे हम बोलते हैं, किसी भी स्पीच को अगर हम रिटन फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं, उसको ही हम स्पीच रिकॉग्निशन बोलते हैं। आप गूगल पे अगर सर्च करने के लिए आप वॉइस में बोलते हो, स्पीच करते हो कि गूगल ये बताओ, तो वो क्या करता है? रिटन में लिख देता है। तो वो क्या हो रहा है? वही तो स्पीच रिकॉग्निशन है। तो वही होता है हमारा स्पीच रिकॉग्निशन। Speech recognition is the ability of a machine or software to identify and understand human speech. Speech recognition किसी भी सॉफ्टवेयर की, किसी भी मशीन की या किसी भी रोबोट की एक ऐसी एबिलिटी है जो ह्यूमंस की लैंग्वेज को समझती है कि ह्यूमन हमारा बोल क्या रहा है। वो करता क्या है ये? इट कन्वर्ट स्पोकन लैंग्वेज इनटू रिटन टेक्स्ट। जैसे मैंने आपको बताया, ये क्या करता है? स्पोकन लैंग्वेज को रिटन में कन्वर्ट करता है। व्हाट्सएप के अंदर देख लीजिए आप, हर जगह गूगल के अंदर, किसी में भी आप देख लीजिए, चैट जीपीटी, जेमिनी, सब में आप बोल सकते हैं, और वो क्या कर सकता है? स्पोकन को रिटन में टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है। दैट इज स्पीच रिकॉग्निशन। जिसकी हेल्प से जिसकी हेल्प से क्या होता है कि कंप्यूटर्स और ह्यूमंस क्या कर पाते हैं? आपस में कम्युनिकेशन कर पाते हैं। क्लियर है? अब ये देख लेते हैं किस तरीके से हमारा काम करता है। सबसे पहले होता है साउंड वेव प्रोसेसिंग। जब आप बोलते हो तो आपकी साउंड वेव क्रिएट होती है। मैं बोल रही हूँ तो मेरी साउंड वेव क्रिएट हो रही है। सबसे पहले वो क्या करता है? माइक्रोफोन्स के थ्रू उन वेव्स को क्या करता है? कैप्चर करता है। देन सिग्नल प्रोसेसिंग, जो भी वेव्स है उनको क्या करता है? डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। क्लियर है? सेकंड स्टेप ये होता है। देन डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने के बाद पैटर्न को रिकॉग्नाइज करता है कि इसके अंदर कौन कौन से ऐसे पैटर्न्स है जिनको मैं रिकॉग्नाइज करके ये पता कर सकता हूँ कि भाई ये जो ह्यूमन ने बोला है वो है क्या। देन कॉन्टेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग, उसे पता चल गया कि जो ह्यूमन ने बोला है उसके बीच में जो पैटर्न्स है उसने वो फाइंड आउट कर लिया। देन वो क्या करेगा? उसको कॉन्टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा, यानी उसको किस में कन्वर्ट कर देगा? रिटन फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा। क्लियर है? दैट इज ऑल अबाउट स्पीच रिकॉग्निशन। बात करें एप्लीकेशन की, तो सेल्फ ड्राइविंग कार, रोबोटिक असिस्टेंट, स्मार्ट स्पीकर, वर्चुअल असिस्टेंट, सीरी, एलेक्सा, ये सब क्या यूज़ करते हैं? ये सब स्पीच रिकॉग्निशन का यूज़ करते हैं। क्लियर है? ये किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं और ये क्या होता है? आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक है, जो कि हमारा सॉफ्टवेयर एजेंट। अब सॉफ्टवेयर एजेंट क्या होता है? एजेंट की बात करें, एजेंट हम काफ़ी अच्छे से प्रीवियस यूनिट में पढ़ चुके हैं कि एजेंट हमारा क्या होता है। अब देख लेते हैं ये सॉफ्टवेयर एजेंट क्या होता है। सॉफ्टवेयर एजेंट एक तरीके से लिटिल हेल्पर की तरह एक हेल्पर प्रोग्राम होता है, जो क्या करता है? कोई भी टास्क को ऑटोमेटिकली परफॉर्म करता है। आपको मैन्युअली जाकर उसको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिकली उस टास्क को परफॉर्म करता है। उसको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर एजेंट। फॉर एग्जाम्पल चैट जीपीटी, जेमिनी, ग्रॉक, ये सब क्या है? ये सॉफ्टवेयर एजेंट का यूज़ करें। अगर आप इनसे एलेक्सा, बेस्ट एग्जांपल एलेक्सा, अगर आप उनसे कोई भी चीज़ पूछते हो तो कोई मैनुअली पीछे बैठा नहीं होता जो उसमें टाइप करके आपको आंसर दे रहा है, वो ऑटोमेटिकली उस टास्क को परफॉर्म करते हैं। तो वहाँ हम क्या यूज़ करें? एक सॉफ्टवेयर एजेंट का यूज़ करें जो एक हेल्पर प्रोग्राम की तरह वर्क करा और ऑटोमेटिकली टास्क को वो क्या कर रहा है? परफॉर्म कर रहा है। दैट इज ऑल अबाउट सॉफ्टवेयर एजेंट। क्लियर है? सॉफ्टवेयर एजेंट हमारा क्या होता है? अब देख लेते हैं प्रॉपर डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है। और सॉफ्टवेयर एजेंट इज लाइक अ स्मार्ट कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कैन एक्ट ऑन इट्स ओन टू अचीव ए स्पेसिफिक गोल। किसी भी गोल को अचीव करने के लिए सॉफ्टवेयर एजेंट क्या करता है? ऑटोमेटिकली खुद से ही उन चीज़ को समझता है और एक्ट
परफॉर्म करता है, जो भी उसको उस टाइम लगता है कि हाँ मुझे इस सिचुएशन में ये चीज़ करनी चाहिए. इट्स लाइक अ वर्चुअल असिस्टेंट लाइक सीरी, एलेक्सा, बट इट कुड बी डिजाइन फॉर ऑल सॉर्ट ऑफ टास्क. जैसे मैंने आपको बताया कि एलेक्सा हो गया, सीरी हो गई, वर्चुअल असिस्टेंट की तरह ही तो काम करते हैं. अगर आप उनसे कोई भी चीज़ पूछ रहे हो तो वो उसका ऑटोमेटिकली आंसर दे देते हैं, ऑटोमेटिकली वो चीज़ परफॉर्म कर देता है. आप एलेक्सा से बोलोगे कि ये प्ले दिस म्यूजिक, तो वो खुद ब खुद कर देता है, या ऑटोमेटिकली ये सब चीज़ें परफॉर्म हो रही है ना, ये मैनुअली कोई पीछे से आके प्ले कर रहा है सॉन्ग को, ऐसा नहीं है ना. तो दैट इज ऑल अबाउट सॉफ्टवेयर एजेंट. दिस एजेंट कैन मेक डिसीजन, interact with user or other system, work independently और टुगेदर विद अदर एजेंट. ये क्या करता है, अदर एजेंट के भी साथ काम करता है और इंडिपेंडेंटली खुद से. ऐसा नहीं है कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर एजेंट मिलके काम करते हैं, होता है बहुत जगह, बट क्या ये इंडिपेंडेंटली खुद से अपना टास्क परफॉर्म कर सकता है. क्लियर है आपको कि सॉफ्टवेयर एजेंट हमारा होता क्या है. अब बात करें सॉफ्टवेयर एजेंट आर्किटेक्चर की. अब आर्किटेक्चर, सॉफ्टवेयर एजेंट का आर्किटेक्चर ये बताता है कि जो हमारा सॉफ्टवेयर एजेंट है वो किस तरीके से बना है, वो किस तरीके से काम करता है, वो किस तरीके से सोचता है. दैट इज ऑल अबाउट सॉफ्टवेयर एजेंट आर्किटेक्चर. द आर्किटेक्चर ऑफ अ सॉफ्टवेयर एजेंट इज लाइक इट्स ब्लूप्रिंट और स्ट्रक्चर. आर्किटेक्चर सॉफ्टवेयर एजेंट का मतलब ये है कि वो इसका ब्लूप्रिंट या एक तरीके से स्ट्रक्चर है जो ये बताता है कि एजेंट किस तरीके से बना है, किस तरीके से सोच रहा है और किस तरीके से वो एक्ट कर रहा है. क्लियर है. अब सॉफ्टवेयर एजेंट के अंदर हमारी तीन मेन कंपोनेंट आते हैं, रिएक्टिव एजेंट, डेलिब्रेटिव एजेंट एंड हाइब्रिड एजेंट. अब ये देख लेते हैं कि रिएक्टिव एजेंट, डेलिब्रेटिव एजेंट एंड हाइब्रिड एजेंट हमारे होते क्या है. सबसे पहला होता है हमारा रिएक्टिव एजेंट. रिएक्टिव एजेंट लाइक एक रिफ्लेक्ट की तरह वर्क करता है, रिफ्लेक्स की तरह वर्क करता है. रिफ्लेक्स का मतलब क्या है कि कोई भी चीज़ होती है तो ये सडन क्या कर देता है, उस पर इमीडिएट रिएक्ट कर देता है. ज़्यादा सोचता नहीं है, इसके पास कोई मेमोरी नहीं होती, कोई प्लानिंग नहीं होती, जस्ट इमीडिएट रिएक्ट कर देता है. फॉर एग्जाम्पल ऑटोमेटिकली डोर. अगर आप कहीं पे भी जाते हो तो ऑटोमेटिकली डोर के पास कोई प्लानिंग होती है, कोई वो सोचता है, मेमोरी होती नहीं, वो क्या करता है तुरंत की जैसी वो मोशन को डिटेक्ट करेगा वो एकदम से तुरंत खुल जाएगा. दैट इज कॉल्ड रिएक्टिव एजेंट. ठीक है. मोशन सेंसर हो गया. मोशन सेंसर में क्या होता है कि अगर थोड़ा सा भी मोशन हो गया तो वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है और फिर भाई लाइट को ऑन कर देता है या सेंसर्स को ऑन कर देता है. तो वहाँ हम कौन सा एजेंट यूज कर रहे हैं, रिएक्टिव एजेंट, जो क्या कर रहा है, सडन रिएक्ट कर रहा है, कोई प्लानिंग नहीं, कुछ नहीं, बस जो उसके अंदर फीड है वो उसके थ्रू सडन इमीडिएट रिएक्ट कर रहा है. ठीक है. दैट इज कॉल्ड रिएक्टिव एजेंट. दीज एजेंट एक्ट बेस्ड ऑन व्हाट हैपनिंग राइट नाउ. जो चीज़ हो रही है उसके बेस पे वो तुरंत के तुरंत क्या करता है, रिएक्ट करता है, जैसे मैंने ऑटोमेटिकली डोर बताया. क्लियर है. नेक्स्ट है डेलिब्रेटिव एजेंट. डेलिब्रेटिव एजेंट एक तरीके का ऐसा एजेंट है जो करने से पहले सोचता है. अगर कोई भी चीज़ होगी तो वो उससे पहले सोचेगा कि भाई हाँ मुझे इसकी प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी. फॉर एग्जाम्पल गूगल मैप आप यूज़ करते हो, गूगल मैप के अंदर हम डेलिब्रेटिव एजेंट का यूज़ करते हैं. वो क्या करता है, अगर आप उससे कोई भी रूट मांग रहे हो तो वो आपको प्रॉपर एक शॉर्ट रूट भी प्रोवाइड करेगा, बेस्ट रूट भी प्रोवाइड करेगा. ठीक है. तो वो क्या कर रहा है, प्रॉपर प्लानिंग के साथ आपको दे रहा है, ऐसे नहीं कि सडन रिएक्ट करके सडनली आपको इमीडिएट रिएक्शन दे रहा है. तो दैट इज कॉल्ड डेलिब्रेटिव एजेंट, जो क्या करता है, सोचता है कुछ चीज़ करने से पहले और उस गोल को अचीव करने से पहले वो क्या करता है, प्रॉपर प्लानिंग करता है. क्लियर है. वही इसके अंदर लिखा हुआ है, दीज एजेंट थिंक बिफोर एक्टिंग, दे हैव अ प्लान एंड गोल्स लाइक डिलीवरी ड्रोन प्लानिंग द बेस्ट रूट. क्लियर है आपको. नेक्स्ट है हाइब्रिड एजेंट. हाइब्रिड मैंने आपको पहले भी बताया मिक्सचर होता है. तो रिएक्टिव एजेंट और डेलिब्रेटिव एजेंट के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिड एजेंट. अब हाइब्रिड एजेंट क्या करता है, इन दोनों की जो भी बेस्ट चीज़ें हैं उनको क्या कर लिया, हमने एक जगह मिला दिया और उससे हमने एक एजेंट बना दिया जिसको बोलते हैं हम हाइब्रिड एजेंट. अब रिएक्टिव एजेंट में वो कौन सी क्वालिटी है जो वो यूज़ कर रहा है, रिएक्टिव एजेंट के अंदर वो जो सडन रिएक्ट करने की क्वालिटी है उसको यूज़ कर रहा है, और डेलिब्रेटिव एजेंट से उसने जो थिंकिंग है, कुछ चीज़ करने से पहले जो वो सोचता है, प्लानिंग है, उसको ले लिया. तो इन दोनों की कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं हाइब्रिड एजेंट. बेस्ट एग्जाम्पल है सेल्फ ड्राइविंग कार. सेल्फ ड्राइविंग कार में हम रिएक्टिव एजेंट, डेलिब्रेटिव एजेंट को दोनों मिक्सचर को यूज़ करते हैं, जो कि हमारा हाइब्रिड एजेंट. क्या सेल्फ ड्राइविंग कार में अगर कोई भी ऑब्स्टिकल आ गया, कोई भी ज़ेब्रा क्रॉसिंग है, कोई भी कार आ गई है, टर्न आ गया है, ये सब चीज़ों पे हमें सडन रिएक्ट करना है या रुक के आराम से प्रॉपर सोचेंगे, प्लानिंग करेंगे, नहीं, हमें क्या करना है, सडन रिएक्ट करना है. रेड लाइट होगी तो हमें तुरंत के तुरंत रुकना है. तो वहाँ हम कौन से यूज़ कर रहे हैं, रिएक्टिव एजेंट का यूज़ कर रहे हैं. और अगर हमने सेल्फ ड्राइविंग कार के अंदर हम जब गोल को अचीव करते हैं कि मुझे यहाँ से यहाँ जाना है, ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ता है, प्रॉपर प्लानिंग चाहिए, बेस्ट रूट चाहिए, तो उसके अंदर हम डेलिब्रेटिव एजेंट का यूज़ करें. क्लियर है कि हाइब्रिड एजेंट हमारा होता क्या है. आई होप आपको समझ आ गया होगा कि हाइब्रिड एजेंट हमारा होता क्या है. वही इसमें लिखा हुआ है एग्जाम्पल में, सेल्फ ड्राइविंग कार जो मैंने आपको अभी बताया है. ठीक है. क्लियर है आपको. अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका कम्युनिकेशन.
अब कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसकी हेल्प से एजेंट आपस में भी बात कर पाते हैं और एजेंट ह्यूमन से भी बात कर पाते हैं। दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन, क्योंकि कम्युनिकेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी गोल को अचीव करने के लिए, किसी भी काम को करने के लिए हमारा कम्युनिकेशन बहुत मेन रोल प्ले करता है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन इज हाउ सॉफ्टवेयर एजेंट टॉक टू ईच अदर और टू ह्यूमंस। कम्युनिकेशन यही है, ये बताता है कि सॉफ्टवेयर एजेंट आपस में किस तरीके से बात करता है और ह्यूमन से वो किस तरीके से बात करते हैं। जस्ट लाइक पीपल यूज लैंग्वेज और साइन सिग्नल टू शेयर इन्फॉर्मेशन, एजेंट यूज स्पेसिफिक प्रोटोकॉल एक्सचेंज डेटा और इंस्ट्रक्शन। स्पेसिफिक प्रोटोकॉल्स या KQML एक लैंग्वेज जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज है वो उसको फॉलो करते हैं एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए, और उनके कुछ प्रोटोकॉल्स कुछ रूल्स होते हैं जिनको वो फॉलो करते हैं एट द टाइम ऑफ कम्युनिकेशन। जब क्या करते हैं, दो एजेंट कम्युनिकेट करते हैं तो वो उन प्रोटोकॉल्स का ध्यान रखते हैं। अभी किस तरीके से काम करते हैं वो देख लेते हैं। एजेंट माइट यूज मैसेज लाइक सेंडिंग एन ईमेल और सिग्नल टू शेयर इन्फॉर्मेशन। जैसे अगर हमें कम्युनिकेट करना होता है तो हम क्या करते हैं, मेल के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं। इसी तरीके से हमारा एजेंट भी क्या करता है, सिग्नल्स के थ्रू हमें अपनी इन्फॉर्मेशन को एक एजेंट से दूसरे एजेंट तक पहुंचाता है। दे फॉलो स्टैंडर्ड लैंग्वेज KQML। मैंने आपको बताया कि एक ही स्टैंडर्ड लैंग्वेज का यूज करते हैं जो है KQML, नॉलेज क्वेरी एंड मैनिपुलेशन लैंग्वेज का ये यूज करते हैं ताकि एजेंट एक दूसरे की बात को समझ सके। अगर एजेंट से कोई हिंदी में बात कर रहा है, कोई इंग्लिश में बात कर रहा है, तो ऐसा तो नहीं है कि एजेंट आपस में ही डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में बात करेंगे तो वो एक दूसरे की बात को नहीं समझ पाएंगे। तो वो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स का कुछ यूज करते हैं, उसकी हेल्प से वो बहुत इजीली क्या कर पाते हैं, कम्युनिकेट कर पाते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि है ट्रस्ट। ट्रस्ट का मतलब क्या है कि अगर मैं किसी एजेंट को मैं बोल रही हूँ मुझे हेल्प करने के लिए, तो क्या मैं उस पर टोटली डिपेंड हो सकती हूँ? क्या जो मैं उससे काम कराना चाहती हूँ वो सही काम करेगा? दैट इज कॉल्ड ट्रस्ट, कि मुझे ट्रस्ट होना चाहिए अपने एजेंट पे। क्या मैं ट्रस्ट करूं? जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे कोई भी सीक्रेट्स होता है हम अपने उस फ्रेंड को बताते हैं जिस पे हमें ट्रस्ट होता है। क्लियर है? इसी तरीके से एजेंट एजेंट जिस पे ट्रस्ट करता है वो उस पर ही काम कराने की सोचता है कि यही मेरी हेल्प करे, यही मेरा काम करे। क्लियर है? दैट इज ऑल अबाउट ट्रस्ट। Trust in software agent is about whether we can rely on them to do what they are supposed to do. जैसे मैंने आपको बताया कि कैन वी डिपेंड ऑन सॉफ्टवेयर एजेंट, क्या हम सॉफ्टवेयर एजेंट पे डिपेंड हो सकते हैं बिना उसको हर टाइम चेक किए हुए? क्या हम उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं? वैसा तो नहीं हमने किसी काम को परफॉर्म करने के लिए दे दिया तो मिनट मिनट पे हम चेक करने जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो वही चीज़ है कि क्या हम एक बार चेक करके हम उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं कि हाँ ये हमारा काम कर देगा। ठीक है, जैसे हम आप अपने फ्रेंड्स पे ट्रस्ट करते हैं, प्रोमिसेस करते हैं कि भाई हाँ ये मेरी बात मत बताना, तो यही एजेंट के साथ होता है। क्लियर है आपको? अब इसके कुछ की एक्सपेक्ट होते हैं, वो क्या क्या है? पहला है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब क्या है कि जो मैंने काम दिया है वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा। फॉर एग्जाम्पल मैंने एजेंट को काम दिया है कि जो भी ईमेल स्पैम ईमेल है उनको आप क्या कर दो, एक डिफरेंट फोल्डर में डाल दो। क्या ऐसा तो नहीं है कि भाई वो काम डाल तो रहा है बट कुछ को मिस कर रहा है? तो दैट इज कॉल्ड रिलायबिलिटी। सेफ का मतलब सिक्योरिटी, क्या एजेंट जो भी काम कर रहा है वो सेफली कर रहा है? ऐसा तो नहीं है कि वो ऐसे थर्ड पार्टी ऐप का यूज करके हमारे डेटा को ही हैक करा ले। ठीक है, ये चीज होती है सेफ। ठीक है, इफ वी डू नॉट ट्रस्ट एन एजेंट वी वुड नॉट यूज इट फॉर इंपॉर्टेंट टास्क लाइक मैनेजिंग मनी और कंट्रोलिंग अ कार। अगर हम किसी एजेंट पर ट्रस्ट नहीं करते तो हम उसे सिंपल टास्क परफॉर्म करा दे कि हाँ भाई ये फाइल उधर पहुंचा दो, ये उधर पहुंचा दो। हम उस पर मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क को परफॉर्म नहीं कराते। क्लियर है? अब आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि व्हाट इज मल्टी एजेंट नेगोशिएशन। मल्टी एजेंट का मतलब, मल्टी एजेंट नेगोशिएशन का मतलब कि एक से ज्यादा एजेंट का हम यूज करें, दैट इज कॉल्ड मल्टी एजेंट। नेगोशिएशन क्या होता है? नेगोशिएशन है क्या, बार्गेनिंग वगैरह। जैसे आप करते हो सब्जी वगैरह लेने जा रहे हो कि भैया नहीं 20 में दे दो 2 किलो, इससे तो दैट इज कॉल्ड नेगोशिएशन। तो मल्टी एजेंट नेगोशिएशन क्या होता है? जब हमारे पास मल्टीपल एजेंट एक साथ काम करते हैं तो वहाँ कॉन्फ्लिक्ट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि कोई एजेंट किसी की बात को पे एग्री नहीं करता, तो उस टाइम हम क्या करते हैं, मल्टी नेगोशिएशन का यूज़ करके उनके बीच में सुलह कराते हैं, उनके कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कराते हैं ताकि वो क्या कर सके, अपने गोल को सही तरीके से अचीव कर सकें। क्लियर है? यही होता है हमारा मल्टी एजेंट नेगोशिएशन। इन अ सिस्टम विद मैनी एजेंट देयर गोल भी कॉन्फ्लिक्ट। मैंने आपको बताया कि जब मल्टीपल एजेंट एक साथ काम करेंगे तो वहाँ कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं। नेगोशिएशन इज द प्रोसेस वेयर एजेंट टॉक बार्गेनिंग और कंप्राइज टू रीच एन एग्रीमेंट दैट बेनिफिट देम। क्या करते हैं नेगोशिएशन में? हम उन्हें कुछ लाइक एजेंट को बार्गेनिंग करते हैं, कुछ प्रोमिस करते हैं, कुछ बताते हैं कि हाँ यार ये कर लो वो कर लो, कुछ चीज़ें देते हैं, कुछ ऑफर प्रोवाइड करा देते हैं जिसकी हेल्प से हमारा जो एजेंट है वो मान जाता है और उनके बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। क्लियर है?
अब ये हमें क्यों नीडेड है, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, चार्ज स्टेशन हमारे पास एक ही है, अब बहुत सारे एक साथ 4-5 आ गए हमारे पास एजेंट, तो हम किस तरीके से उनको असाइन करेंगे कि पहले तुम जाओ पहले तुम जाओ। तो उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए हम मल्टी एजेंट नेगोशिएशन का यूज करते हैं। कॉन्फ्लिक्ट गोल, कोऑपरेशन फॉर बेटर रिजल्ट, इन सब चीज़ों के लिए हम नेगोशिएशन का यूज करते हैं। बात करें टाइप ऑफ नेगोशिएशन देख लेते हैं कि नेगोशिएशन हमारे कितने टाइप के होते हैं। 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहले होता है बार्गेनिंग मैंने आपको बताया, जब डिसएग्रीमेंट होता है तो आप उसके बीच में ऑफर को देते हो कि सामने वाले एजेंट ठीक है तो मेरे साथ ये काम कर लो, मैं तुम्हारे साथ ये काम को और परफॉर्म करा लूंगा, दैट इज कॉल्ड बार्गेनिंग। आप गिव एंड टेक को यूज करते हो। नेक्स्ट होता है वोटिंग का मतलब क्या है कि ग्रुप ऑफ एजेंट, अगर आप मल्टी एजेंट के अंदर काम कर रहे हो तो मल्टी एजेंट के अंदर काफी सारे एजेंट होते हैं, आप क्या करते हो कोई भी कॉन्फ्लिक्ट के लिए वोट कर लेते हो कि जिस पे ज्यादा एग्रीमेंट होगा हम वो चीज करेंगे, दैट इज कॉल्ड वोटिंग। नेक्स्ट है आपका आर्ग्यूमेंटेशन बेस्ड नेगोशिएशन। आर्ग्यूमेंटेशन बेस्ड नेगोशिएशन का मतलब क्या है कि एजेंट अगर कोई भी ऑफर को बता रहा है कि ये ऑफर मैं इस एजेंट को दे रहा हूँ, तो उससे पीछे का रीज़न क्या है, वो क्यों दे रहा है, तो दैट इज़ ऑल अबाउट आर्ग्यूमेंटेशन बेस्ड नेगोशिएशन, कि उसको रीज़न भी प्रॉपर बताना होता है कि हाँ ये चीज़ मैं इसलिए कर रहा हूँ या ये ऑफर मैं इसको इसलिए दे रहा हूँ। क्लियर है? तो आई होप आपको क्लियर होगा कि बार्गेनिंग, वोटिंग एंड आर्ग्यूमेंटेशन बेस्ड नेगोशिएशन होता क्या है, मल्टी एजेंट नेगोशिएशन क्या होता है। अब इस डायग्राम के थ्रू आपको और ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी। अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो हम सबसे पहले ऑफर को रेस करते हैं। कोई भी मल्टीपल एजेंट के बीच में हो तो सबसे पहले बेस्ट है कि आप ऑफर को रेस करो कि हाँ भाई तुम मेरे साथ ये काम कर दो, मैं तुम्हारे साथ ये और काम करा दूंगा। अगर ऑफर को रेस करते हो, अगर एग्रीमेंट हो जाता तो आप विन की पोजीशन में आ जाते हो, डिसएग्रीमेंट हो जाता तो आप उस चीज़ में फेलियर हो जाते हो या वो चीज़ लॉस हो जाती है, लूज हो जाते हो आप। क्लियर है? आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ये होता क्या है, ये किस तरीके से आपका काम करता है। बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि है रेपोटेशन। रैपो सुना आपने, बहुत रैपो उसकी। तो रेपोटेशन हमारा एजेंट के अंदर भी होता है। अब रेपोटेशन का मतलब क्या होता है एजेंट के बीच में? रेपोटेशन इज लाइक अ रिपोर्ट कार्ड फॉर अ सॉफ्टवेयर एजेंट। एक तरीके से रिपोर्ट कार्ड की तरह वर्क करता है। हर एजेंट का एक रिपोर्ट कार्ड होता है जिसकी हेल्प से हम उसकी रेपोटेशन को फाइंड आउट करा सकते हैं। इट शो हाउ ट्रस्ट वर्दी और रिलायबल एन एजेंट इज बेस्ड ऑन देयर पास्ट एक्शंस। एजेंट ने जो पास परफॉर्मेंस दिया उसके बेस पे उसका एक रिपोर्ट कार्ड बनता है जिसकी हेल्प से हम ये देख सकते हैं कि अगर इसका रिपोर्ट कार्ड अच्छा है तो इसका मतलब ये बहुत ट्रस्ट वर्दी है, हम इजीली इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, हम इसे अपना भारी भरकम जो काम है वो भी करवा सकते हैं। क्लियर है? अब ये किस तरीके से काम करता है? सबसे पहला, एजेंट आर रेटेड बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस। सबसे पहले जो भी एजेंट होते हैं उनकी परफॉर्मेंस के बेस पे आप उनको रेट करते हो। जैसे रेटिंग आप देखते हो अमेजोन पे, ब्लिंकिट पे, हर जगह रेटिंग होती है। कहीं पे भी आप चल जाओ कि आप रेटिंग ऑनलाइन जाओ जल्दी से रेटिंग कर दो, तो रेटिंग की जिसकी ज़्यादा रेटिंग होती है उसकी ज़्यादा रेपुटेशन होती है। इसी तरीके से इसमें की रेटिंग होती है परफॉर्मेंस के बेस पे। अदर एजेंट और यूजर कैन चेक इफ रेपुटेशन बिफोर डिसाइडिंग टू इंटरेक्ट। आप किसी एजेंट से काम कराना चाह रहे हो तो सबसे पहले आप उसके रिपोर्ट कार्ड रेपुटेशन को चेक करोगे कि इसका जो रिपोर्ट कार्ड है वो कैसा है। अगर अच्छा होगा तो बढ़िया रेपुटेशन, तो हम इसको इस एजेंट से काम करा देंगे, अदरवाइज नहीं कराएंगे। जैसे आप नॉर्मली भी देखते हो तो आप गूगल पे सर्च करके देखते हो कि अगर हम किसी रेस्टोरेंट पे विजिट कर रहे हैं तो उसकी रेटिंग क्या है, उसकी हाई रेटिंग होती है तो हम सोचते हैं कि हाँ ये बेस्ट है, अच्छा है। क्लियर है? तो इसी तरीके से इसके अंदर होता है। रेपुटेशन कैन बी स्टोर इन अ सिस्टम। रेपुटेशन एक तरीके से ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ है, रेपुटेशन रेटिंग की तरह ही है। वो कहाँ होते हैं? एक सिस्टम के अंदर ही स्टोर रहते हैं जिसकी हेल्प से हम चेक कर पाते हैं कि कौन सा एजेंट बेस्ट है, कौन सा एजेंट वर्स्ट है। क्लियर है? आई होप आपको समझ आ गया होगा कि रेपुटेशन हमारा होता क्या है एजेंट्स के बीच में। बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि हमारा AI XAI। अब बेसिकली ये है क्या XAI? XAI की फुल फॉर्म है एक्सप्लेनेबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। अब ये बेसिकली है क्या? ये एक ऐसा वे है जो भी AI ने डिसीजन लिया है ये उसको इस तरीके से एक्सप्लेन करता है कि ह्यूमंस जो है वो उसको अंडरस्टैंड कर सकें कि बेसिकली जो उसने डिसीजन लिया है वो है क्या। क्लियर है? वो होता है हमारा XAI। ये आप समझ सकते हैं XAI में AI तो होता है प्लस क्लियर एक्सप्लेनेशन भी होता है जो ह्यूमन समझ सकता है कि भाई जो AI ने डिसीजन लिया है उसका मतलब है क्या। ये होता है हमारा XAI। आई होप आपको क्लियर होगा। अब इसमें लिखा हुआ क्या है? AI मॉडल्स लाइक डीप लर्निंग आर ऑफन ब्लॉक बॉक्सेस, दे वर प्रिडिक्शन बट ह्यूमन डो नॉट नो वाई। अभी बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारी जहाँ AI वर्क कर रहा है बट हम उसको अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाते कि वो चीज़ है क्या या वो कर क्या रहा है, उसने डिसीजन ये क्यों लिया है, क्या है। तो बट XAI क्या है? XAI एक ऐसी चीज़ है या ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी हेल्प से हम ह्यूमन को
एआई के डिसीजन को एक्सप्लेन बहुत इजीली कर सकते हैं। क्लियर है? एक्सएआई मेथड एंड टेक्निक दैट मेक एआई डिसीजन अंडरस्टैंडेबल टू ह्यूमन, जो मैंने आपको बताया कि ये क्या करता है, उस ऐसी टेक्निक है जो एआई के जो डिसीजन है उनको इस तरीके से एक्सप्लेन करता है कि ह्यूमन उसको अंडरस्टैंड कर सके। क्लियर है? बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा व्हाट इज इंटरप्रिटेबिलिटी। अब बेसिकली इंटरप्रिटेबिलिटी क्या है, ये बताता है कि कितना इजीली ह्यूमन अंडरस्टैंड कर पा रहा है कि जो एआई ने डिसीजन लिया है वो क्यों लिया है, किस लिए लिया है, और क्या उसने डिसीजन लिया है, इसको बोलते हैं हम इंटरप्रिटेबिलिटी। अब इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, इंटरप्रिटेबिलिटी इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन द एआई डिसीजन इन अ वे दैट मेक सेंस टू ह्यूमंस। इसका मतलब क्या है कि इंटरप्रिटेबिलिटी एक ऐसी एबिलिटी है जिसकी हेल्प से जो एआई ने डिसीजन लिया है हम उसको ह्यूमन को एक्सप्लेन कर पाते हैं इजी वे में, ताकि वो समझ पाए कि जो एआई ने डिसीजन लिया है वो क्यों लिया है, किस लिए लिया है, और ह्यूमन के लिए वो सेंस बने कि हाँ भाई इसने जो डिसीजन लिया है वो इसलिए लिया है। क्लियर है? ये होता है हमारा इंटरप्रिटेबिलिटी। समझ आ गया आपको इंटरप्रिटेबिलिटी का मतलब? बस यही है कि कितने इजीली हम ह्यूमन को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, ठीक है, कोई भी एआई का डिसीजन। अब है इंपॉर्टेंट ऑफ इंटरप्रिटेबिलिटी। अब इसकी इंपॉर्टेंस है क्या? सबसे पहला ट्रस्ट। ट्रस्ट का मतलब क्या है कि अगर यूजर अंडरस्टैंड कर पाएगा कि ये जो काम एआई ने किया है या ये जो मुझे आंसर दिया है वो इसलिए दिया है, तो ट्रस्ट तो बिल्ड होगा कि हाँ भाई ये रीजन भी मुझे दे रहा है तो इसके पीछे ये रीजन है, तो ट्रस्ट बिल्ड होगा। अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि एआई हर चीज को एक्सप्लेन कर रहा है तो वहाँ अकाउंटेबिलिटी भी होगी। डीबगिंग एंड इम्प्रूवमेंट। अब क्या है, एआई अगर प्रिडिक्शन गलत कर रहा है या आंसर गलत कर रहा है तो आपको पता चल गया, तो आप क्या कर सकते हो, उसको डीबगिंग और इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। जहां आपको लग रहा है कि यहाँ एरर्स हैं, यहाँ अच्छे से नहीं हुआ है, तो वो चीज़ आप कर सकते हो। नेक्स्ट है एथिक्स एंड फेयरनेस। इसका मतलब क्या है कि एआई जो आपका डिसीजन ले रहा है वो फेयर डिसीजन है या अनफेयर डिसीजन है, वो भी आप इंटरप्रिटेबिलिटी की हेल्प से कर सकते हो, पता लगा सकते हो। ये इसकी इंपॉर्टेंस है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि इंटरप्रिटेबिलिटी हमारा होता क्या है। क्लियर है? बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है व्हाट इज अ ब्लैक बॉक्स मॉडल। अब बेसिकली ब्लैक बॉक्स मॉडल हमारा है क्या? ब्लैक बॉक्स मॉडल एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर हम इनपुट को भी देख सकते हैं, आउटपुट को भी देख सकते हैं, बट हम ये नहीं देख सकते कि जो एआई ने डिसीजन लिया है वो किस बेस पे लिया है, वो या वो उसके पीछे का जो लॉजिक है वो है क्या। जो इंटरनल लॉजिक्स होते हैं वो इसके अंदर क्या रहता है, हिडन रहते हैं। ये होता है ब्लैक बॉक्स मॉडल। टेकिंग एन एग्जांपल, लाइक मुझे फीवर हो रहा है, कफ हो रहा है, मैंने एआई का जो भी मेडिकेटेड ऐप है मैंने उसको डाउनलोड किया और मैंने अपने उसके सिम्टम्स डाले, मुझे कोल्ड भी है, मुझे फीवर भी है, तो एआई ने मुझे बताया कि आपको क्या है, आपको फ्लू हो रहा है। तो आप ये नहीं पता लगा पाओगे कि उसने किस फैक्टर के बेस पे मुझे ये बताया कि मुझे फ्लू हो रहा है। सिर्फ आप इनपुट देखा, आपने आउटपुट देखा, बट जो इंटरनल डिटेल्स है जिसके बेस पे उसने मुझे प्रिडिक्ट करके बताया कि आपको फ्लू हो रहा है, वो चीज़ आप नहीं जान सकते। वो होता है हमारा ब्लैक बॉक्स मॉडल। आई होप आपको समझ आ गया होगा इस एग्जाम्पल से। क्लियर है? अ ब्लैक बॉक्स मॉडल इज एन एआई सिस्टम दैट टेक इनपुट एंड प्रोड्यूस आउटपुट। ब्लैक बॉक्स मॉडल एआई सिस्टम के अंदर किस तरीके से काम करता है, इनपुट लेता है और आउटपुट प्रोड्यूस कर देता है, बट द वे इट वर्क इनसाइड इज कॉम्प्लेक्स एंड नॉट इजीली अंडरस्टैंडेबल। बट जो इनसाइड में उसका लॉजिक चल रहे हैं, वो किस तरीके से उसने वो आउटपुट प्रोड्यूस किया है, वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है और वो आपके लिए हिडन होता है, वो आप जान नहीं सकते। द टर्म कम फ्रॉम द आइडिया दैट द मॉडल इंटरनल लॉजिक इज हिडन। जो मैंने आपको बताया कि इसमें यही है कि जो इंटरनल लॉजिक्स होते हैं वो इसके अंदर क्या रहता है, हिडन रहते हैं। सिर्फ आप इनपुट दे सकते हो और उससे जो रिलेटेड जो आपका आउटपुट है आप वो ले, आपको वो मिल जाएगा, बट आप ये नहीं देखोगे कि किस बेस पे उसने मुझे ये आउटपुट प्रोड्यूस किया है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ब्लैक बॉक्स मॉडल हमारा होता क्या है। अब ब्लैक बॉक्स मॉडल की कुछ टेक्निक्स होती हैं। तो सबसे पहली टेक्निक है फीचर्स इंपॉर्टेंस। फीचर इंपॉर्टेंस में क्या देखता है, ये उन पीस ऑफ डेटा को फाइंड आउट करता है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डिसीजन मेकिंग के लिए। वो होता है हमारा इंपॉर्टेंट फीचर्स इंपॉर्टेंस। ठीक है? शो विच पीस ऑफ डेटा द एआई फोकस ऑन द मेक डिसीजन। ये बताता है कि इतने सारे ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा में से कौन सा पीस ऑफ डेटा है, कौन सा पीस ऑफ डेटा ऐसा है जो हमारे डिसीजन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। उनको वो क्या करता है, फाइंड आउट करके देता है और हमें बताता है। द एआई रैंक द इनपुट बाय हाउ मच दे इन्फ्लुएंस द आउटपुट। और उसके बेस पे एआई क्या करता है, रैंक प्रोवाइड कराता है इनपुट्स को कि हाँ भाई ये इनपुट मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, रैंक 1, देन उसे कम इंपॉर्टेंट रैंक 2, और जो वो रैंक प्रोवाइड कराता है उससे वो इन्फ्लुएंस्ड होता है आउटपुट पे कि अगर ये इनपुट मेरा नहीं रहा तो हमारा आउटपुट आएगा ही नहीं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो हमारे लिए रैंक 1 हो गया वो वाला इनपुट। क्लियर है?
हेल्प यूजर सी वॉट मैटर्ड मोस्ट, इसमें हमें ये हेल्प करता है यूजर को बताने के लिए कि जो आपके पास मल्टीपल इनपुट्स है उसमें से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट या मोस्ट जो आपके लिए मैटर कर रहा है वो कौन सा इनपुट है। क्लियर है, ये होता है हमारा फीचर इंपॉर्टेंस। अब नेक्स्ट है आपका लाइम। लाइम यानी लोकल इंटरप्रिटेबल मॉडल एग्नोस्टिक एक्सप्लेनेशन। अभी है क्या ये, लाइक फॉर एग्जांपल कि एआई आपने जो है मैंने एक लोन के लिए अप्रूव किया, बट एआई ने क्या कर दिया, उस लोन को रिजेक्ट कर दिया। अब लाइम की हेल्प से वो ये बताएगा कि जो वो लोन रिजेक्ट हुआ है वो क्यों हुआ है, वो प्रॉपर रीज़न देगा कि जो आपका लोन रिजेक्ट हुआ है वो आपकी लो इनकम की वजह से या लो क्रेडिट स्कोर की वजह से आपका जो लोन है वो क्या हो गया है, रिजेक्ट हो गया है। तो वो कौन बता रहा है, आपका लाइम। वो लाइम ये काम करता है कि अगर कोई भी चीज़ रिजेक्ट हुई है तो उसके प्रॉपर रीज़न हमें प्रोवाइड कराता है, ताकि क्या हो, ह्यूमन के लिए अंडरस्टैंडेबल हो कि हाँ भाई ये चीज़ मेरी नहीं हुई है तो इसलिए नहीं हुई है। क्लियर है। अब इसके अंदर क्या लिखा हुआ है वो देख लेते हैं। क्रिएट अ सिंपल अंडरस्टैंडेबल मॉडल टू एक्सप्लेन वन स्पेसिफिक डिसीजन ऑफ द ब्लैक बॉक्स। ये सिंपल है और अंडरस्टैंडेबल मॉडल है क्योंकि ये जो ब्लैक बॉक्स ही किसी एक स्पेसिफिक डिसीजन को क्या करता है, अच्छे से एक्सप्लेन करता है। लाइम टेस्ट स्मॉल चेंज टू इनपुट टू सी व्हाट अफेक्ट द आउटपुट देन बिल्ड अ सिंपल एक्सप्लेनेशन फॉर द केसेस। ये क्या करता है, वही जो इनपुट्स आए, स्मॉल स्मॉल इनपुट्स आए, उनके अंदर स्मॉल स्मॉल चेंजेस करके वो चेक करता है कि कौन सा ऐसा मेरा इनपुट है जो अफेक्ट करेगा मेरे आउटपुट को। उसके बेस पे वो क्या बनाता है, केसेस बना देता है। क्लियर है, जैसे मैंने आपको बताया, और केसेस के बेस पे और वो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देता है कि अगर ये चीज़ नहीं हो रही तो वो क्यों नहीं हो रही है। समझ आया आपको कि लाइम है क्या। नेक्स्ट है आपका शैप। शैपले एडिक्टिव एक्सप्लेनेशन। अब ये क्या होता है, ये बेसिकली हमारा ये बताता है, ये इनपुट कॉन्ट्र ये बताता है कि अगर हमारे पास मल्टीपल इनपुट्स हैं, कौन से इनपुट का कितना कंट्रीब्यूशन है डिसीजन मेकिंग में, वो कौन बताता है, हमारा शॉप। क्लियर है। असाइन अ वैल्यू टू ईच इनपुट फीचर्स टू शो हाउ मच इट कॉन्ट्रीब्यूट टू द एआई डिसीजन यूजिंग अ फेयर मैथमेटिकल मैथड। ये एक मैथमेटिकल मैथड का यूज़ करता है जिसकी हेल्प से ये इनपुट्स को एक वैल्यू असाइन करता है जो ये बताता है कि किस इनपुट का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है हमारा डिसीजन मेकिंग में या आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए। क्लियर है। थर्ड, अब इसके अंदर क्या, नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है, Sharp calculate how each feature pushes the prediction towards a certain outcome compared to the average cases। वो यही कैलकुलेट करता है कि कोई भी हमारा फीचर्स है, जो भी हमारा इनपुट है, वो कितना प्रिडिक्टेबल है आउटपुट के लिए, कितना वो आउटकम दे रहा है। क्लियर है। फोर्थ है आपका विजुअल एक्सप्लेनेशन। विजुअल एज द नेम सजेस्ट कि हम इसमें ग्राफ वगैरह का यूज़ करते हैं। इसमें हम यूजर एक्सप्लेनेशन में हम ग्राफ, वीडियो, इमेजेस, इन सब का यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए। uses pictures, heat maps or charts to show what the AI focused on, especially for images or videos। Clear है। The AI highlights part of the input that were most important to its decision। और visual explanation की हेल्प से हम ये भी हाईलाइट कर पाते हैं कि कौन कौन सा इनपुट हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बेस्ड ऑन देयर प्रायोरिटीज़, उनके कंपैरिजन, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन के बेस पे। क्लियर है। फिफ्थ आती है आपकी टेक्निक रूल बेस्ड एक्सप्लेनेशन। रूल बेस्ड एक्सप्लेनेशन, इफ देन रूल, कि अगर ये होगा तो ये होगा, दैट इज कॉल्ड इफ देन रूल। ठीक है। क्रिएट सिंपल इफ देन रूल टू मिमिक द ब्लैक बॉक्स मॉडल बिहेवियर। हम इसमें मिमिक करना चाहते हैं जो ब्लैक बॉक्स मॉडल का बिहेवियर है, उसको मिमिक करते हैं कि अगर ये चीज़ होगी तो ही ये चीज़ होगी। इफ देन रूल का हम इसमें क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। इट एक्सट्रैक्ट इजी टू अंडरस्टैंड रूल दैट अप्रोक्सीमेट द एआई डिसीजन। ये क्या करता है, इजीली अंडरस्टैंडेबल रूल हमें बताता है जो जिसके लिए एआई डिसीजन जो एआई डिसीजन ले रहा है वो उसके लिए क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है इफ देन रूल की हेल्प से। क्लियर है। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये ब्लैक बॉक्स मॉडल की हमारी जो टेक्निक्स हैं वो हमारी है कौन कौन सी। क्लियर है। अब नेक्स्ट है आपका व्हाट इज ट्रस्ट इन एआई। ट्रस्ट इन एआई का मतलब अभी हम प्रीवियसली पढ़े हैं कि ट्रस्ट क्या होता है एआई के अंदर, जस्ट वही ये है कि अगर कोई चीज़ हम किसी से करा रहे हैं तो उस पर हमें ट्रस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या हम चेक कर सकते हैं कि जो वो काम करेगा वो हमारा करेक्टली काम करेगा, सेफ काम करेगा, ऐसे तो नहीं है पायरेसी कर रहा है, ऐसे तो नहीं है कि वो हमारे काम को गलत कर रहा है। दैट इज ऑल अबाउट ट्रस्ट। क्लियर है आपको, इसमें वही लिखा हुआ है, ट्रस्ट इन एआई इज द बिलीव दैट एआई सिस्टम विल इट डू इट जॉब करेक्टली। क्या जो आप उसको काम दे रहे हैं वो करेक्टली आप करेगा। बी सेफ, क्या वो आपके डेटा को सेफ रख रहा है, ऐसा तो नहीं कि आपके जो डेटा को है वो हार्म पहुंचा रहा है। एक्ट फेयरली, क्या वो सारे जो चीज़ें हैं उसको इक्वली ट्रीट कर रहा है या वो बाइसनेस कर रहा है। क्लियर है। ये सब चीज़ें होते हैं ट्रस्ट इन एआई। क्लियर है।
Trust in AI about believing that an AI system is reliable, secure and fair, transparency and act in your best interest. वही है कि ट्रस्ट का मतलब ही ये है कि एआई सिस्टम के वो रिलायबल हो, सिक्योर हो, फेयरनेस हो, उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी हो और वो अपने जो भी चीज़ें हैं वो बेस्ट काम को परफॉर्म कर सके। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। इट बिल्ड थ्रू केयरफुल डिजाइन, टेस्टिंग, क्लियर एक्सप्लेनेशन एंड स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन। ट्रस्ट जितना ज़्यादा होगा उतनी रेपुटेशन ज़्यादा बढ़ेगी। आप फेयर जितना काम करोगे, जितना अच्छे से काम करोगे, उतनी आपकी रेपुटेशन बढ़ेगी। क्लियर आपको? ये होता है हमारा ट्रस्ट इन एआई, जो कि हमें अभी प्रीवियसली पढ़े हुए हैं। ठीक है, अब व्हाट इज एनएलपी एंड कंप्यूटर विजन। एनएलपी स्टार्टिंग में ही पढ़े थे, वही है सेम। आप देख लेते हैं कि कंप्यूटर विजन हमारा क्या होता है। कंप्यूटर विजन का मतलब क्या होता है? कंप्यूटर विजन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर हम कंप्यूटर को टीच करते हैं कि अगर वो कोई चीज़ देखे तो वो क्या कर सके, अंडरस्टैंड कर सके कि अगर ये मैं उसको दिखाऊं कि ये पेन की इमेज, तो कंप्यूटर विजन की हेल्प से हम उसे ये चीज़ टीच करेंगे कि ये पेन होता है, वो देखकर पहचान पाए कि हाँ ये चीज़ ये है। दैट इज ऑल अबाउट कंप्यूटर विजन। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फेस रिकॉग्निशन हो गया, जो आज के टाइम पर आपके फ़ोन में फेस लॉक होता है, तो वो कौन सा वो क्या यूज़ करता है? कंप्यूटर विजन का यूज़ करता है, क्योंकि वो आपके फेस को डिटेक्ट करता है। तो वो देख के ही तो डिटेक्ट कर रहा है, तो वहाँ कंप्यूटर विजन काम कर रहा है। कंप्यूटर विजन ही ये है कि हम कंप्यूटर को टीच करते हैं कि अगर वो कोई चीज़ देख रहा है तो वो समझ पाए कि वो चीज़ वो है। क्लियर है? दिस इज AI दैट हेल्प कंप्यूटर सी एंड अंडरस्टैंड इमेजेस और वीडियोस। वही जो अब मैंने आपको बताया वही इसके अंदर लिखा हुआ है। अब देख लेते हैं इनकी केस स्टडीज़। केस स्टडीज़ का मतलब क्या है कि हम इनको कहाँ कहाँ इनको यूज़ करते हैं। सबसे पहले NLP की केस स्टडीज़ देख लेते हैं। सबसे पहला आता है चैटबॉट फॉर कस्टमर सर्विसेज। अमेजॉन हो गया, आपका फ्लिपकार्ट हो गया, सारी ई-कॉमर्स वेबसाइट चैटबॉट का यूज़ करते हैं, जो कस्टमर की सर्विसेज के लिए 24/7 अवेलेबल होते हैं। तो जो चैटबॉट हैं, यहाँ से भी, अदर कंट्रीज से भी, अदर स्टेट से भी, सब जगह लोगों के पास चैटबॉट प्रोवाइडेड है। बट लैंग्वेज की बात करें तो हर किसी की लैंग्वेज अलग है। कोई इंग्लिश, कोई हिंदी, कोई कोई किसी और लैंग्वेज में बात कर रहा है। तो वहाँ हम NLP का यूज़ करते हैं, जिसकी हेल्प से हम मल्टीपल लैंग्वेज को प्रोसेस कर पाते हैं और अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि जो हमारा यूज़र है उसकी क्वेरी है क्या, या वो पूछना क्या चाह रहा है, या उसको प्रॉब्लम है क्या। क्लियर है? तो यहाँ हम इसका यूज़ करते हैं। अब इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? बैंक यूज NLP पावर चैटबॉट टू आंसर कस्टमर क्वेश्चन लाइक चेकिंग अकाउंट बैलेंस। आपको पता है बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि बहुत सारी क्वेरीज हो गई, तो उनको उनके क्वेश्चन को आंसर करने के लिए, उनकी बात को समझने के लिए, सबसे पहले तो बात समझ आनी चाहिए ना कि वो बोल क्या रहा है, तो उसको समझने के लिए अब NLP का यूज़ करते हैं, क्योंकि मल्टीपल लैंग्वेज हम वहाँ यूज़ करते हैं। अब ये किस तरीके से काम करता है ये देख लेते हैं। द चैटबॉट अंडरस्टैंड योर टाइप और स्पोकन क्वेश्चन यूजिंग NLP टू प्रोसेस द वर्क। या तो आप बोलकर बता रहे हैं उसको, या आप उसको टेक्स्ट लिखकर बता रहे हैं, तो वो सबसे पहले चैटबॉट क्या करता है, उनको समझने की कोशिश करता है NLP की हेल्प से, वर्ड को प्रोसेस करता है कि भाई ये जो बोला है या ये जो लिखा है इसका मतलब क्या है। इट पुल डेटा फ्रॉम द बैंक सिस्टम एंड रेस्पॉन्स इन नेचुरल लैंग्वेज। और आपका जो भी क्वेरी है उससे रिलेटेड जो भी उसको डेटा मिलता है वो आपको शो कर देता है आपकी नेचुरल लैंग्वेज में। नेचुरल लैंग्वेज मतलब अगर आपने हिंदी में पूछा है तो आपको हिंदी में ही रेस्पॉन्ड मिलेगा, इंग्लिश में पूछा है तो आपको इंग्लिश में ही वो रिस्पॉन्ड करके देगा। क्लियर है? ये बैंक अकाउंट का यहाँ ये एग्जाम्पल है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि पहला हम इसका यूज़ किस तरीके से करते हैं। दूसरा आपका सेंटिमेंट एनालिसिस फॉर सोशल मीडिया। इसका मतलब क्या है कि हम अलग अलग कंपनीज जो होती हैं वो क्या करते हैं, कमेंट के बेस पे एनालाइज करने की कोशिश करती है कि नेगेटिव कमेंट है, ये हमारे पॉजिटिव कमेंट है या न्यूट्रल कमेंट है। तो वहाँ हम NLP का यूज़ करते हैं, क्योंकि कमेंट भी एक लैंग्वेज में नहीं होते, कोई हिंदी में, कोई इंग्लिश में, कोई टर्किश में, अलग अलग लैंग्वेजेस में वो वहाँ कमेंट होते हैं। तो हम क्या करते हैं, उन कमेंट को एनालाइज करते हैं बाय यूजिंग द नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। NLP का यूज़ करके हम उनको क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं और ये चेक करते हैं कि जो हमारे यूजर्स हैं वो हैप्पी हैं, अनहैप्पी हैं, एंग्री हैं, क्या है। क्लियर है? ये होता है हमारा सेंटिमेंट एनालिसिस फॉर सोशल मीडिया। अब इसके अंदर क्या लिखा हुआ है वो देख लेते हैं। कंपनी यूज NLP टू एनालाइज सोशल मीडिया पोस्ट टू अंडरस्टैंड हाउ पीपल फील अबाउट देयर ब्रांड, हैप्पी, एंग्री और न्यूट्रल। वही कंपनीज यूज करते हैं NLP का, किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, अपने सोशल मीडिया पोस्ट को एनालाइज करने के लिए, कि जो हमारे यूज़र हैं वो हमारी ब्रांड के बारे में क्या सोच रहे हैं, वो हमारी ब्रांड से खुश हैं, नहीं खुश हैं, या वो गुस्से में है, या उनको क्या चीज़ पसंद नहीं आ रही है। क्लियर है?
अभी किस तरीके से काम करता है, द एनएलपी मॉडल रीड पोस्ट और कमेंट। सबसे पहले तो जो भी कमेंट्स या पोस्ट होते हैं वो क्या करता है, उनको रीड करता है कि वो लिखी हुई क्या है, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में उनको प्रोसेस करके समझता है कि ये लिखा हुआ क्या है, यूजर ने क्या लिखा हुआ है। देन उनको क्लासीफाई करता है कि भाई ये जो कमेंट्स है इतने पॉजिटिव है, इतने नेगेटिव कमेंट्स और इतने हमारे न्यूट्रल कमेंट हैं, और उसके बेस पे वो हमें क्या देता है, डिसीजन देता है कि भाई आपके ब्रांड के बारे में इतने यूजर ऐसा सोचते हैं। क्लियर है? आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है आपका केस स्टडीज फॉर इन कंप्यूटर विजन। कंप्यूटर विजन को हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? सबसे पहले मेडिकल इमेजिंग। आपने देखा है कि आजकल हम क्या करते हैं, जो भी हमारी एक्सरे की रिपोर्ट्स वगैरह आती हैं या एमआरआई वगैरह जो भी ऐसा होता है, तो वो जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में आता है हम उसको क्या करते हैं, एआई चैटबॉट्स को या बहुत सारे ऐसे एआई टूल्स आते हैं, हम वहाँ दे देते हैं और वो हमें प्रॉपर बता देता है कि जो हमारी रिपोर्ट है उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। तो वो इमेज को किस तरीके से अंडरस्टैंड कर पा रहा है, बाय यूजिंग द कंप्यूटर विजन। कंप्यूटर विजन की हेल्प से ही वो एक्सरे को समझ पा रहा है कि भाई हाँ इस एक्सरे में ये चीज़ें हैं या एमआरआई में ये गड़बड़ी है, उसके बेस पे वो आपको क्या दे रहा है, डिसीजन दे रहा है। सबसे पहला, ठीक है, इसके अंदर यही लिखा हुआ है, एआई एनालाइज मेडिकल इमेजेस लाइक एक्सरे और एमआरआई। ठीक है, ये किस तरीके से वर्क करता है, सब वही है कि जो भी हमारी इमेजेस है उनको स्कैन करता है, देन उसके अंदर जो भी पैटर्न्स है उनको आइडेंटिफाई करता है कि हाँ भाई पैटर्न्स है क्या, प्रॉब्लम है कहाँ। समझ आ गया आपको? नेक्स्ट आपका सेल्फ ड्राइविंग कार। सेल्फ ड्राइविंग कार में आपको पता है कि अगर सेल्फ ड्राइविंग कार आप यूज़ कर रहे हो तो उसके अंदर कैमरा भी होता है, तो कैमरे को देखकर समझ जाना चाहिए ना कि सामने कार आ रही है, सामने कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, सामने रेड लाइट है, तो वो किसका यूज़ कर रहा है, कंप्यूटर विजन का यूज़ कर रहा है, जिसकी हेल्प से वो अंडरस्टैंड कर पा रहा है कि भाई मेरी रेड लाइट हो गई तो मुझे स्टॉप करना है, सामने कोई कार आ गई तो मुझे रोकना है, यहाँ टर्न है तो मुझे यहाँ टर्न लेना है। क्लियर है? तो किस तरीके से देख कर समझ पा रहा है, बाय यूजिंग द कंप्यूटर विजन। वही इसके अंदर लिखा हुआ है, AI in self-driving car uses camera to detect object action like car and roads। ये क्या करता है, AI सेल्फ ड्राइविंग कार के अंदर यूज करता है कैमरास, जिसकी हेल्प से वो क्या करता है, ऑब्जेक्ट के एक्शंस को डिटेक्ट करते हैं। किस तरीके से काम करता है, द AI प्रोसेसेस वीडियो फीड्स रिकॉग्नाइज ऑब्जेक्ट एंड डिसाइड एक्शन लाइक स्टॉप। वो क्या करता है, पहले जो भी इमेजेस या वीडियोस आएगी उसको प्रोसेस करेगा, देन उनको रिकॉग्नाइज करेगा, उसके बाद वो डिसीजन लेगा कि कार आ रही है तो मुझे स्टॉप करना है। क्लियर है? आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कंप्यूटर विजन और एनएलपी हमारा होता क्या है। यहाँ ये हमारी यूनिट 5 कंप्लीट होते हैं। यहाँ हमने यूनिट 5 को कंप्लीट देखा एज पर द AK2 लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ हमारा एआई के यूनिट 1 से यूनिट 5 ऑल यूनिट कंप्लीट होती है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको हमारे नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा हमारी एप्लीकेशन का, आप प्ले स्टोर से जाइए, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, वहीं आपको नोट्स प्रोवाइडेड होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।